हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे फेडरल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन स्कीम के बारे में। तो फेडरल बैंक से आप होम लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। इसके अलावा अगर आपको किसी और लोन स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फेडरल बैंक होम लोन स्कीम पर्पस, आपकी कोई भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप फेडरल बैंक से होम लोन ले सकते हैं। रेडी बिल्ट हाउस खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, या ऑलरेडी किसी बैंक से लोन लिया जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है उसको टेक ओवर करवाना चाहते हैं, रिपेयर रेनोवेशन करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग हाउस में कोई एडिशन करना चाहते हैं, तो कोई भी आपकी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको पूरा करने के लिए आप फेडरल बैंक से होम लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कोई भी रेजिडेंट इंडियन या एनआरआई भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं, प्रोवाइडेड कि उनके पास एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जिससे उनका ईएमआई का रीपेमेंट होगा, बैक्ड बाय वैलिड इनकम प्रूफ। तो आप लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। वैसे तो इंडिया में कोई भी लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो मिनिमम एज 18 ईयर्स रखी गई है, बट होम लोन में बहुत से बैंक आपको 21 ईयर्स के बाद देते हैं। बट आप मिनिमम लेके चलिए, 18 ईयर्स के बाद आप एलिजिबल हैं लोन के लिए अगर आप सारे नॉर्म्स सेटिस्फाई करते हैं तो। लोन टेनर, तो मैक्सिमम टेनर जो है होम लोन का किसी भी बैंक से आप लेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 ईयर्स का आपको टाइम दिया जाता है। 30 ईयर्स के बाद आप इस लोन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। बाकी ये डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है। जब भी आप लोन ले रहे हैं आपकी उस टाइम पे जितनी एज होगी उस एज से आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एज का बार रखा गया है। जैसे कि अगर आप कोई सैलरीड कस्टमर हैं तो आप जब भी रिटायर होंगे उसके हिसाब से आपका लोन जो ख़त्म होना चाहिए। नॉन सैलरीड है फिर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 70 ईयर्स तक भी। बट नॉर्मली अगर आप सैलरीड कस्टमर हैं और आपकी पेंशनेबल जॉब नहीं है तो आपकी रिटायरमेंट एज जो होगी आपकी मैच्योरिटी एज होगी, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है जब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप एनआरआई कस्टमर हैं तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 ईयर्स का पीरियड दिया जाएगा, और मोस्टली बैंक्स जो हैं वो एनआरआईज को 20 ईयर्स का टाइम ही देते हैं। मैक्सिमम लोन अमाउंट, तो वैसे तो होम लोन में कोई भी मैक्सिमम होम लोन अमाउंट नहीं रहता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है टोटली आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। जितना भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है उसमें से मार्जिन को माइनस करने के बाद जितना भी बचता है लोन उतना अगर आप चुका सकते हैं अपनी सैलरी से या इनकम से, क्योंकि लोन तो बेसिकली बेस्ड रहेगा आपकी इनकम पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे। सबसे पहले तो आपकी इनकम से देखा जाएगा कि आप मैक्सिमम कितना रीपे कर सकते हैं, उसके बाद में आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट देखी जाएगी, उसके हिसाब से मार्जिन माइनस करने के बाद आपको होम लोन दिया जाता है। बट मैक्सिमम सीलिंग इसमें रखा गया है फेडरल बैंक के द्वारा 15 करोड़। तो 15 करोड़ मैक्सिमम रखा गया है, बट डिपेंड करेगा आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे। और मार्जिन जो है वो 15 to 20%, तो वेरी करेगा अमाउंट के हिसाब से। मार्जिन भी 15 से 20% तक का मार्जिन जो कि कस्टमर को खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 करोड़ का लोन लेने तो 20% के हिसाब से 20 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। 80 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कितना अमाउंट ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको मार्जिन कंट्रीब्यूशन भी आप खुद से करनी होगी। फेडरल बैंक होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए आप, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चेंज होते रहते हैं। ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं, और जब भी आप किसी भी बैंक से होम लोन ले रहे हैं तो हम हमारे चैनल पे अवेलेबल बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर कर लें। इवन कि हमने एक कंप्लीट वीडियो खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही बनाया है, सभी बैंकों का रेट उसमें कंपेयर किया है। तो आप बेस्ट स्कीम को चूज करें ताकि आप जो लंबे पीरियड के लिए इस होम लोन को ले रहे हैं उसमें आप मैक्सिमम अपनी सेविंग कर पाएँ। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये सैलरीड के लिए हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग हैं, जो कि नॉन सैलरीड लोग हैं उनके लिए अलग रेट्स हैं। तो ये सैलरीड के लिए अप टू 30 लाख, ये क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंडेंट है। 30 लाख तक का अगर आपका लोन है तो 7.65%,
30 लाख टू 75 लाख का लोन है तो 7.70%, और 75 लाख से ज़्यादा का लोन है तो 7.75%। तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। और सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हैं, कोई सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, या आप बिजनेसमैन हैं, स्मॉल ट्रेडर हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है अदर देन सैलरीड, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये चार्ट आपको दिया गया स्क्रीन पे, इसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन लोन अमाउंट। अप टू 30 लाख 7.70%, 30 लाख टू 75 लाख 7.75%, अबव 75 लाख 7.80%। तो जैसे जैसे आपका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें, या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो लोन डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले तो आपका केवाईसी होता है। केवाईसी में आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से आपका सिबिल स्कोर जनरेट किया जाएगा, उसी से बैंक को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। अगर आपने हिस्ट्री में कोई लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट किया है, एनपीए है, तो शायद बैंक आपको लोन ना दे, क्योंकि सिबिल हिस्ट्री का देखने का मकसद ही यही है कि आपका प्रीवियस हिस्ट्री पता चले कि आप बैंकों से किस तरीके से डील करते हैं और अपने जो रीपेमेंट आप किस तरह से करते हैं। तो यहाँ से बैंक को एक असेसमेंट हो जाता है, इसलिए पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। कोई भी आप लोन लेना चाहेंगे अदर देन गोल्ड लोन तो आपका जो है सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है। उसके बाद में आपको देना होगा इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको सैलरी स्लिप देनी होगी लास्ट 6 मंथ्स की, सैलरी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, लास्ट 2 साल की फॉर्म 16 की कॉपी देनी होगी। अगर फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है तो आईटीआर की कॉपीज देनी पड़ेंगी लास्ट 2 साल की। नॉन सैलरीड हैं तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं उसका प्रूफ देना पड़ेगा, लाइक बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, और उसके अलावा आपको अपना आईटीआर देनी पड़ेंगी। क्योंकि जो भी लोग नॉन सैलरीड हैं, चाहे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडर हैं, शॉपकीपर हैं, तो आपका प्रूफ जो रहेगा वो आपकी आईटीआर रहेगी। और इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं बार बार, जो भी सैलरीड नहीं है प्लीज़ अपनी आईटीआर फाइल करें। आप शॉपकीपर हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप अपनी आईटीआर रेगुलरली फाइल करें, वही आपका इनकम प्रूफ होता है। इसके अलावा आपको देने होंगे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, जो कि डिपेंड करेगा, केस टू केस वेरी करेगा। ये सारे केसेस हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्लैट लेना है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो फ्लैट के केस में एग्रीमेंट फॉर सेल रहेगा। जो भी अगर आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, फ्लैट परचेज कर रहे हैं, प्लॉट परचेज कर रहे हैं, घर परचेज कर रहे हैं, तो उसमें एग्रीमेंट रहता है, एग्रीमेंट फॉर सेल एंड कंस्ट्रक्शन। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसमें सेल एंड कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट भी रहेगा। नॉर्मली अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो एग्रीमेंट फॉर सेल रहता है, उसी में आपके एक प्राइस लिखा होता है कि इतने पे ये सेलर मुझे ये घर बेचने के लिए तैयार है। तो अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट रहे हैं तो एग्रीमेंट फॉर सेल एंड अंडर कंस्ट्रक्शन, अलॉटमेंट लेटर, एनओसी फ्रॉम बिल्डर टू मॉर्गेज द फ्लैट। जो बिल्डर है उससे एनओसी लेनी है और अलॉटमेंट लेटर लेना है कि वो मॉर्गेज करेगा फ्लैट को बैंक के फेवर में। और ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट, एक ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट किया जाता है जब भी आप कोई फ्लैट या हाउस लेते हैं, उसमें ट्राईपार्टेट जिसमें तीनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बैंक, सेलर और बायर। और एक्विजिशन ऑफ रेडी बिल्ट फ्लैट, अगर आप रेडी बिल्ट फ्लैट रहे हैं तो उसमें जो है कंस्ट्रक्शन का वो नहीं आएगा एग्रीमेंट, उसमें खाली सेल का एग्रीमेंट आएगा और एनओसी आएगी बिल्डर से। फॉर एक्विजिशन ऑफ रेडी बिल्ट हाउस, अगर आपने रेडी बिल्ट हाउस ले रहे हैं, एग्रीमेंट फॉर सेल इसमें भी आएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, जब भी आप परचेज करेंगे कुछ तो उसमें एग्रीमेंट फॉर सेल आएगा, अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज, टाइटल डीड्स आएंगी, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल टाइटल डीड्स, ईसी पीरियड आएगा, उसमें इनकम्बरेंसेस सर्टिफिकेट लास्ट 13 ईयर्स तक देखा जाएगा कि कोई इनकम्बरेंसेस तो नहीं चढ़ी है। ये जो ईसी सर्टिफिकेट है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलता है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा रिकॉर्ड देता है कि लास्ट 13 साल में किसी और की ओनरशिप तो नहीं है या प्रेजेंटली किसी और का चार्ज तो नहीं है प्रॉपर्टी के पास, प्रॉपर्टी के ऊपर। पोजेशन सर्टिफिकेट और लोकेशन का स्केच दिया जाएगा और लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स रिसिप्ट लेटेस्ट। उसके बाद में 2 और सिनेरियोज हैं, एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड सब्सिक्वेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इन ऑलरेडी लोन लैंड। 2 केसेस हैं, एक तो अगर आप लैंड भी ले रहे हैं साथ में हाउसिंग लोन भी ले रहे हैं, और दूसरा केस है कि अगर आपके पास लैंड ऑलरेडी है उस पर हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ लैंड, टाइटल डीड,
इसी सेम ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पीछे मैंने बताया था कि जब आप हाउस लेते हैं इसमें एग्रीमेंट फॉर सेल भी है, टाइटल डीड भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होंगी। अब मैं वन बाय वन आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, अगर आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं आप इनको देख लीजिए। अगर नहीं समझ आएगी तो हम आपको जो भी क्वेरी होगी उसको रिप्लाई कर देंगे। और सेम अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो इसमें सेल एग्रीमेंट नहीं आएगा क्योंकि लैंड आपके पास ऑलरेडी है। इसमें आपको देनी होगी अप्रूव्ड प्लान की कॉपी, एस्टीमेट की कॉपी, कंस्ट्रक्शन की परमिशन, तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और रिपेयर या रेनोवेशन के केस में आपको अप्रूव्ड प्लान की कॉपी देनी पड़ेगी। एनओसी कंस्ट्रक्शन केस में अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई फ्लोर ऐड कर रहे हैं, कोई रूम ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में आपको एक्सटेंशन के लिए एनओसी लेनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की। टाइटल डीड्स, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, पोजेशन सर्टिफिकेट, लोकेशन स्केच, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स रिसिप्ट। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। होम लोन चार्जेस, तो सबसे पहले आपको प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे जो कि 0.5% ऑफ द लोन, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 45,000। 10,000 से 45,000 के बीच में आपको चार्जेस लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोन अमाउंट। जितना भी लोन अमाउंट है उसका 0.5% आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के चार्जेस, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यूएशन बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा की जाती है। वो एक इंजीनियर रहता है जो कि आपकी प्रॉपर्टी की सारी एस्टिमेशन देता है, उसको मेजरमेंट करता है, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी, फोर सेल वैल्यू होगी, हर तरह की वैल्यूज को वो निकाल के आपको दे देगा और एक रिपोर्ट बनेगी, उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। लीगल ओपिनियन रिपोर्ट, जिसमें आपके टाइटल्स को चेक किया जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी क्लियर है, इस पे किसी का कोई और राइट नहीं है, तो उसको करने के लिए बैंक एक लीगल ओपिनियन रिपोर्ट तैयार कराता है अपने पैनल लॉयर से, उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्लोटिंग में ले रहे हैं तो आपको कोई भी प्रीपेमेंट या प्रीक्लोजर चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो दोस्तों ये था फेडरल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।